प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, उपनिवेशवादियों के विचार और योगदान। यद्यपि शिक्षित भारतीयों ने योग पुराणों और जीवनचरित्र जैसे ग्रंथों के रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को संजोए रखा, तथापि प्राचीन भारत इतिहास आधुनिक वंग में अनुसंधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आकर आरंभ होता है। ब्रिटेन वाला ने जब यहाँ शासन कायम किया तब उन्होंने औपनिवेशिक प्रशासन के हित में इसको आवश्यकता प्रतीत हुई। जब 1965 में बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया, तब शासकों का हिंदुओं की उत्तराधिकारियों को न्याय व्यवस्था करने में कठिनाई का अनुभव हुआ। अतः 1776 में सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ क्रिमिनल लॉज के नाम से कराया गया। हिंदुओं के दीवानी न्याय कार्य में पंडित लोग और मुसलमानों के न्याय कार्य में पंडित लोग और मुसलमानों के दीवानों न्याय कार्य में मौलवी लोग ब्रिटिश जजों के साथ लग गए। प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रयास आरंभ हुआ, जो आपके रूप में 18वीं सदी तक चलता रहा, और इसी के परिणाम स्वरूप 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना हुई। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स 1246 से 1774 नामक सिविल सर्वे ने की, जिन्होंने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जबकि भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में सिलिकन्स ने किया। 1804 में मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और 1803 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित हुई। विलियम जोन्स में यह प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत ही मिलती है। इस तथ्य की खोज ने जर्मन, फ्रांस, रूस आदि यूरोपीय देशों में भारतीय विद्या के अध्ययन में गहरी रुचि जगाई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड तथा कई अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत के आचार्य पद चेयर्स स्थापित हुए। भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा दिया जर्मन के सपूत एफ मैक्स मूलर 1823 से 1902 ने, जिसका अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बीता। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों की आंख खोल दी। उन्हें महसूस हो गया कि जिन विदेशी लोगों पर उन्हें शासन करना है, उनके रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था का उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसी तरह क्रिश्चियन मिलनों के धर्म प्रचारकों ने भी हिंदू धर्म की दुर्बलता को जानना आवश्यक समझा, ताकि वे धर्म परिवर्तन करा सके और इसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बना सके। इन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए मैक्स मूलर के संपादकत्व में विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। ये अनुवाद सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 50 खंडों में, जिसमें कई खंड के अनेक भाग भी है, प्रकाशित हुई। यद्यपि इस सीरीज में कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी शामिल किए गए, पर वास्तव में प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ ही प्रमुख है।
उपयुक्त अनुवादों की प्रस्तावनाओं में और उनके आधार पर लिखी गई पुस्तकों में पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास और समाज के स्वरूप के बारे में कई सामान्य निष्कर्ष स्थापित किए। उनका मत है कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का विशिष्ट काल और तिथिकरण का बोध नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं और वे आध्यात्मिक या परलौकिक समस्याओं में ही डूबे रहे और अलौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते थे। जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का भारी कुर्सक माना गया। पाश्चात्य विद्वानों ने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारतवासियों को न तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था, न किसी प्रकार के प्रशासन का अनुभव। ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष विंसेंट आर्थर स्मिथ 1843 से 1920 को पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित है। उन्होंने प्राचीन भारत का यह पहला मुख्य व्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया। उन्होंने यह पुस्तक उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन के आधार पर लिखी और उन्होंने राजनीतिक इतिहास को प्रधानता दी। यह लगभग 50 वर्षों तक पाठ्य पुस्तक का काम देते रहे और आज भी विद्वान लोग इसी का उपयोग करते हैं। इतिहास के प्रति स्मिथ को दृष्टि समाजवादी थी। इंग्लैंड सिविल सर्विस के निष्ठावान सदस्य के रूप में उन्होंने भारत में विदेशियों की भूमिका को उजागर किया। उनकी पुस्तक के एक तिहाई भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इनमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। सारांश यह है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की है उसका लक्ष्य था भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। इनमें कई निष्कर्ष कुछ मान्य भी प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए चीनियों को तुलना में भारतीयवासियों ने पृथ्वीकरण का कोई प्रभाव बोध नहीं दिखाया है। हालांकि आरंभ व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का काल निर्देश गौतम बुद्ध की मृत्यु से किया हुआ मिलता है। फिर भी इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित निष्कर्ष या तो भ्रांत या अतियुक्तिपूर्ण। ऐसे निष्कर्ष तो ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने की अच्छी प्रसार सामग्री का काम दे सकते थे। भारत में एक छत्र या एकाधिकारों शासन की परंपरा थी। ऐसे कहकर उन्होंने अपनी उस शासन पद्धति को न्यायोचित ठहराया जिसमें सभी शक्तियाँ वायसराय के हाथों में रहती थी। इसी तरह यदि भारत के लोग केवल परलोक की समस्याओं में डूबे रहते थे तो उनके अलौकिक जीवन की देखभाल ब्रिटिश उपनिवेशकारी लोग नहीं करेंगे और कौन करेगा। भारतवासी जिन्हें अतीत में स्वशासन का कभी अनुभव ही नहीं रहा, भला वर्तमान काल में अपना शासन आप कैसे कर पाएंगे। ऐसे सभी निष्कर्षों की भीतरी नियत यही दिखलाना था कि भारतवासी अपना शासन आप करने में समर्थक थे। भारतवासी अपना शासन अपने आप करने में समर्थक थे। राष्ट्रीयवादियों को दृष्टि और योगदान। ये सारे बातें भारत के विद्वानों के लिए, विशेषकर उनके लिए जो पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए थे, भारी चुनौती बनकर आए। वे एक और उपनिवेशवादियों द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत को अतीत की छवि धूमिल किए जाने से चढ़े हुए थे, तो दूसरी ओर भारत के पतनोन्मुख सामंती साम्राज्य और इंग्लैंड के फूलते फलते पूंजीवादी समाज के बीच घोर वैषम्य देखकर दुखी थे। बहुतरे विद्वान दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरे। उनका मिशन भारतीय समाज को सुधारना ही नहीं था, बल्कि यह भी भारत के प्राचीन इतिहास का इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जाए कि उससे समाज को सुधारने में और इसे भी बढ़कर स्वराज प्राप्त करने में सहारा मिले। ऐसे करने में अधिकतर इतिहासकार तो हिंदू पुनः जागरण की लहर में प्रभावित हुए, किंतु ऐसे विद्वानों की भी कमी न थी जो
तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रूप अपनाए रहे। इस द्वितीय कोटि में आते हैं राजेंद्र लाल मित्र 1822 से 1891, जिन्होंने कई वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो एरियंस नाम की पुस्तक लिखी। प्राचीन परंपरा के परम प्रेमी लाल ने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा और एक जबरदस्त पुस्तिका लिखकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में लोग गोमांस खाते थे। कुछ अन्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अपनी विशेषताओं के बावजूद वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आश्रित उस प्रथा में मूलतः भिन्न नहीं है जो यूरोप के काफी औद्योगिक और प्राचीन समाजों में पाई गई है।